स्पुतनिक वैक्सीन अगले हफ्ते से बाजार में होगी उपलब्ध। कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच 6 से 8 सप्ताह की जगह अंतराल होगा 12 से 16 सप्ताह का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कर रहे हैं जिलों का दौरा और समीक्षा। अस्पतालों और चिकित्सा संसाधनों का कर रहे हैं निरीक्षण। प्रेस टेस्ट और ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण रोकने में सरकार हो रही है सफल। गांव में निगरानी समितियों के सक्रिय होने से कम हुआ है प्रभाव। और प्रदेश में कल मनाई जाएगी ईद। ईदगाह में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुछ लोगों को ही दी जाने की अनुमति। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की घर में लोगों से ईद मनाने की अपील। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 के बीच कुछ प्रोत्साहित करने वाली खबरें भी आ रही हैं। देश में टीकाकरण को गति देने के लिए सरकार ने स्पुतनिक वैक्सीन को जो अनुमति दी थी वो बाजार में अगले सप्ताह से उपलब्ध हो जाएगी। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन में दोनों डोज के बीच अंतर बढ़ा दिया गया है। पहले ये अंतर 6 से 8 सप्ताह का था, जिसे बढ़ाकर अब 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। ये जानकारी नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पाल ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत में 18 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं। अमेरिका के बाद वैक्सीनेशन में भारत दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि क्षमता बढ़ाने के लिए कोवैक्सीन का निर्माण भी अन्य कंपनियों को दिया जाना चाहिए। Under the new strategy, liberalized strategy, government has made all efforts to enable foreign vaccine manufacturers to obtain approvals expeditiously. इसको मैं थोड़ी देर में फिर स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। States have been advised कि अपनी टीम्स बनाइए, डेडिकेटेड टीम्स हों, एफिशिएंट टीम काम करे और हमारी टीम के साथ मिलकर पूरी तरह से एक सीमलेस तरीके से जो स्टेट की साइड से आना है, प्राइवेट की साइड पे आना है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री सप्लाई के आना है, वो सारा एक ऐसा तालमेल हो कि एक नेशनल मिशन की तरह सीमलेस काम किया जाए। वी कैनॉट अफोर्ड, साइंटिस्ट कैनॉट अफोर्ड की रिस्क बढ़ाया जाए। सोचते हैं कि प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्शन इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन। तो knowing their good faith based on their scientific capabilities without any pressure from anybody whatsoever. एंटी ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। उन्होंने, हमने उनको कहा कि बताइए, उन्होंने बताया। हमारा कोई उसमें कोई राय नहीं। उनको लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक सकते हैं और सर ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये जरूरी है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्यों हुआ। और ये जो बात है ये बार बार रिव्यू पीरियडिकली होती है, सिर्फ 2 ही बारी नहीं होती। इसके बीच में भी हुई, पूछा गया बताइए, लगा तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही करना है। अब ये हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती है। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं हो। दिस इज अ डायनामिक सिचुएशन एंड टेक्निक बार बार इस चीज को मिलकर करती है। तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक तक कोई पुश किया गया और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुई, ये दिसंबर का वैक्सीन है। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के AMU यूनिवर्सिटी में जन प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर कोविड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि AMU ने ऑक्सीजन की मांग की थी, जो कल से मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने सभी हेल्थ वर्कर्स का अभिनंदन किया जो एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। मंडल में 161 वेंटिलेटर और 246 कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। 14 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। मंडल में 4,13,280 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। AMU के BC से कोविड संक्रमण को लेकर भी बात हुई है।
प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन की संभावित संकट को फिर से इस प्रकार की क्राइसिस न हो, इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रदेश को 161 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति मिली है। कुछ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से अलग अलग विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, CSR से, MSME और अन्य विभागों के माध्यम से भी ऑक्सीजन लगाए जा रहे हैं। हम 377 नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए वर्तमान में राज्य के अंदर काम चल रहा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने बेड्स की क्षमता भी बढ़ाई है। L2, L3 फैसिलिटी के हमारे पास इस समय बेड्स की संख्या 80,000 के आसपास है और हम लोग निरंतर इसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि सेकंड वेव में भी आशंका व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन आज 12 मई है। 12 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। हम लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है और मुझे यहां पर देख करके इस बात की प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण की कार्रवाई अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो रही है। उसका ट्रायल चल रहा है और सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद अलीगढ़ में उसके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मंडल में 161 वेंटिलेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं। मंडल में ऑक्सीजन के भी 246 कंसंट्रेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस मंडल में 14 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 को क्रियाशील किया जा चुका है। शेष को क्रियाशील करने की तैयारी यहां पे चल रही है। मंडल में अब तक 4,13,280 45 प्लस के लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जिन 18 जनपदों में हमारे 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उनमें अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ में जनपद में 5,721 लोगों को अब तक 18 प्लस के उन सभी युवाओं को भी टीका लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कोविड-19 को रोकने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने यहां बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार के प्रयासों का असर दिखने लगा है और कोविड मरीजों की संख्या में बड़ी कमी आई है। टेस्टिंग के माध्यम से लोगों की जांच की जा रही है। वहीं गांव में भी निगरानी समितियां सक्रिय की गई हैं। ऑक्सीजन सप्लाई में वायुसेना मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव अजय माहेश्वरी के घर जाकर उनका भी हालचाल लिया। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर आया हूं। मैंने यहां पर अभी यहां के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। कोविड पॉजिटिव से जो लोग पीड़ित थे उनमें से जो लोग ठीक हुए हैं और बहुत सारे लोगों का उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। मैं उनका भी देख करके वहां से आया हूं। कुछ लक्षण युक्त लोग भी वहां पर आए हैं, उन लोगों को भी ऑब्जर्वेशन में रख करके उनको तत्काल बेड्स उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। जनपद में एक्टिव केस अब कम होने शुरू हुए हैं और पिछले एक सप्ताह में लगभग 600 के आसपास एक्टिव केस यहां पर इस जनपद के अंदर कम हुए हैं। डेली टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जनपद प्रशासन को कहा गया है। जो 20% की पॉजिटिविटी रेट थी उसको निरंतर कम करते हुए 15% तक लाने में सफलता प्राप्त हुई है और ये कार्य निरंतर यहां पर चल रहा है। वर्तमान में 96 वेंटिलेटर, 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर उपलब्ध कराया गया है और बेड्स की क्षमता भी पिछले एक सप्ताह में यहां 100 से अधिक ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड्स यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। 45 प्लस के यहां पर अब तक जो वैक्सीन दिए गए उनमें 1,58,200 से अधिक लोगों को यहां पे 45 प्लस में वैक्सीन दिया गया है और 18 प्लस में
6000 लोगों को यहाँ पर अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। यही पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कोविड थे तो सबकी क्या पोजीशन है, और बता दिया मदर नेती में एडमिट हैं और फादर होम आइसोलेशन में है अभी, बाकी तो और सब ठीक हो चुके हैं और दवाई वगैरह आपको बराबर आती नहीं है, छिड़काव हुआ नहीं हुआ, आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, और ध्यान रखिएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में जो लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 19,425 है। लगातार कोविड मामलों में गिरावट देखी जा रही है। रिकवरी रेट 86% हो गया है, जिसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे में 2,53,957 टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश सरकार लगातार टेस्ट ट्रीट और निगरानी समितियों के कारण कोविड पर मजबूत बढ़त पा रही है। संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार जो नए इन्फेक्शन हैं उनकी संख्या प्रदेश में कम हो रही है। जो लोग कल उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 19,425 है, अर्थात जो नए संक्रमण आए उनसे उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या आज भी अधिक रही है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या इस समय घटकर के 2,04,658 हो गई है, जो 30 अप्रैल 2021 के पीक के मुकाबले 3,10,783 के मुकाबले 1,06,000 से भी अधिक कम है। संक्रमण के पश्चात अब तक 13,59,676 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 86% हो गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण घट रहा है। पिछले 13 दिनों में 1,06,000 से अधिक संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट आई है। गांव में निगरानी समितियां आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से ट्रेस किया जा रहा है। पिछले वर्ष अब रखना चाहता हूं कि 30 अप्रैल 2021 को हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 3,10,000 से अधिक एक्टिव केसेस थे, जो आज घटकर 2,04,658 रह गए। इस प्रकार लगभग पिछले 13 दिनों में उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस, कुल जो सक्रिय मामले हैं, वो लगभग 1,06,000 से अधिक संख्या से घटे हैं। तो ये जो केसेस में घटोतरी है, ये प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो एक रणनीति अपनाई गई है, उस रणनीति का परिणाम है। आपने देखा, जैसे आपको डाटा में बताया गया, कि पूरे प्रदेश में सर्विलेंस की हमारी जो निगरानी समितियां हैं वो पहले पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में घूम रही थी। अभी पूरी सभी 97,000 राजस्व गांव में निगरानी समितियों को एएनएम और हेल्थ वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर के सहायता से पूरे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में वो एक घर जा रहे हैं, घर जाकर ट्रेस कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी लक्षण है तो आरआरटी के माध्यम से, रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा प्रयास है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का भी लक्षण है, उन्हें मेडिकल किट प्रदान की जाए। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी का असर भी देखा जा रहा है। ये बीमारी कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हुए लोगों में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विशेषज्ञों की परामर्शदात्री समिति से संबंध में विचार करने को कहा है। इससे बचाव के लिए सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। उधर केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के लक्षण दिखते हैं।
इस बीमारी से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी की मांग भी हाल ही में काफी बढ़ी है। केंद्र सरकार ने इस दवा के उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है। केजीएमयू को डॉक्टर आलोक पांडे बताते हैं कि एस्टेरॉइड का ज्यादा प्रयोग करने वाले और डायबिटीज के मरीजों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। आज के समय में इस कोविड के टाइम में एक नई बीमारी जिसे कि म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है, ये बहुत सुनने में आ रही है। यह एक बहुत ही इनोकुअस फंगस होता है जिसके स्पोर्स हमारे इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी सांस के थ्रू हमारे जो एयर स्पेसेस होते हैं हमारे नोज या आइज के नीचे, नोज के बगल में, वहाँ जाता है, सांस के थ्रू हमारे लंग्स तक भी पहुँचता है। बट नॉर्मली जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उसमें ये कोई नुकसान नहीं करता है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि यह घातक हो सकता है। उनमें से एक है, ये आज के समय में देख रहे हैं कि कोविड के समय में स्टेरॉइड जो एक ड्रग है उसका बहुत ही ओवर यूज हो रहा है। स्टेरॉइड एक्चुअली डबल एज स्वॉर्ड कही जाती है, दोधारी तलवार कही जाती है, क्योंकि एक तरफ तो ये हमारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिससे कि इस कारण से हम बहुत सी बीमारियों में इसका यूज करते हैं। बट साथ में ये हमारी इम्यूनिटी यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी सप्रेस कर देती है। और अगर ये लंबे समय तक यूज हो तो उस पीरियड में इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन पेशेंट्स में लंबे समय से डायबिटीज़ है उनमें भी शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हो जाती है और ऐसे पेशेंट्स में अगर कोई नया इन्फेक्शन हुआ, जैसे कोविड का इन्फेक्शन हुआ या उन्होंने स्टेरॉइड लिया, अगर फर्दर इम्यूनिटी अगर सप्रेस हुई तो उनमें भी इस तरह के इन्फेक्शंस के बढ़ने का खतरा बना रहता है। हाँ, इसके बचाव के लिए 3 प्रमुख बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होता है तो आप स्टेरॉइड ओवर द काउंटर यूज ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें और जो स्टेरॉइड की डोज और ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब है उसी डोज और ड्यूरेशन में लें। दूसरी बात कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है इस समय में अपने शुगर का काफ़ी ख्याल रखें, हो सके तो घर पे ही शुगर की मॉनिटरिंग रखें और अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर के और कोशिश करें कि शुगर वेल कंट्रोल्ड रहे। और तीसरी बात कि अपने खान पान पे ध्यान दे करके प्रोटीन डाइट ले करके और खाने में फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करें और हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइज भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को जितना हो सके ठीक रखा जा सके। इन 3 बातों का ध्यान रख करके हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जनपद उन्नाव की तमाम ग्राम पंचायतों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार साफ सफाई और जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी गांव में निगरानी समिति गठित की गई है। इसी सिलसिले में ग्राम पंचायत शिंगनापुर हसनगंज तहसील उन्नाव की जागरूक नवनिर्वाचित बुजुर्ग प्रधान तारावती पाल ने अपने गांव की तमाम सड़कों और नालियों की साफ सफाई करवाई। इसके साथ ही गांव में समय समय पर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत ढंग से जब तक कोरोना वायरस का प्रभाव है तब तक मैं सैनिटाइजेशन और साफ सफाई, चूना छिड़काव इत्यादि का काम करवाती रहूंगी। ये गांव की सड़कों पर प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। कोरोना जैसी महामारी को अपने गांव से समूल नष्ट करने के लिए आज हमारे गांव में निगरानी समिति की बैठक हुई है, जिसमें तारावती ग्राम प्रधान ने कोरोना जैसी महामारी से बचने के सारे तरीके बताए हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही पूरे गांव को ट्रैक्टर और टैंकर से सैनिटाइज कराया गया है, ब्लीचिंग पाउडर, चूना डलवाया गया है और आज निगरानी समिति के सभी सदस्यों को ग्राम प्रधान तारावती ने अवगत कराया है कि कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए अपने पूरे गांव में मैं सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर और चूना जो भी सफाई पर खर्च आएगा, इस खर्च को मैं अपने निजी धन से करूंगी, जनमानस की सेवा करने के लिए कि मेरे गांव का जीवन खतरे में न पड़े और जो भी सैनिटाइजर पर, चूने पर, ब्लीचिंग पाउडर पर खर्च आएगा उस सारे खर्च को मैं अपने निजी धन से वहन करूंगी और उत्तर प्रदेश सरकार से या जिला प्रशासन से इस खर्च को मैं नहीं लूंगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी हित में फैसला लेते हुए एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिक्विड इंश्योरेंस प्लान की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए अधिकतम बीमा राशि 7 लाख रुपए कर दी है। कोरोना संकट को लेकर सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिजनों को भी इसका लाभ एक निश्चित सीमा तक मिलेगा। उन्होंने कहा इससे कर्मचारी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि
कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। सरकार आज के इस दौर में खास तौर से मजदूरों की चिंता कर रही है और उसके हिसाब से जो हम योजना बना रहे हैं सीधा मजदूर को लाभ मिले। और ये एक ऐसी योजना बनाई है हमने जो एक मजदूर के लिए एक पक्का स्थायी लाभ देने की दिशा का एक कदम है और हमारा मानना है कि हर मजदूर इसका लाभ उठा सकता है जो भी ये में जुड़ा हुआ है और इस दिशा में अब तक कैसा भी लाभ क्यों नहीं ले रहा हो उसको लाभ भी मिलेगा और उसको एक सुविधा भी जो मिलनी है सो मिलेगी। अमाउंट अभी तक जो था वो 6 लाख था, अब ये बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है और ये सबको मिलेगा। अच्छा, उसकी फैमिली को भी मिलेगा, ये हम लोगों ने तय किया। हरदोई में रात आए तेज आंधी तूफान व ओलों सहित बारिश के कहर से कई स्थानों पर काफी नुकसान हुआ है। पेड़ उखड़ने, बिजली के तार और खंभों के टूटने से दर्जनों गांव की बिजली गुल हो गई। 4 लोगों की कच्ची दीवार के गिरने से उसके मलबे में दबने से मृत्यु हो गई है। वहीं एक बालिका की पेड़ की डाल के नीचे दबने से मृत्यु हो गई। अतरौली थाना इलाके के ग्राम मढ़िया मजरा परसा का मामला। दूसरी घटना ग्राम पंचायत लोनहारा के मजरा सुजानपुर निवासी मुसाफिर अली की 10 वर्षीय पुत्री रिजा बानू की एक पेड़ की चपेट में आने से मौत हो गई। रिजा आंधी तूफान के बीच एक पेड़ के नीचे बंधी अपनी बकरियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए खोलने गई थी कि अचानक उसी समय पेड़ की एक भारी भरकम डाल टूटकर ठीक उसके ऊपर गिर पड़ी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रामायण का पाठ चल रहा था। आंधी पानी आने के कारण तूफान था तो दीवार लौट जाने के कारण मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरे बाबा का, मेरे चचेरे बाबा थे और मेरे मौसा ख़त्म हो गए। दीवार से दबकर मेरे मामा भी ख़त्म हो गए। भीषण आंधी पानी में तहसील संडीला के ग्राम मढ़िया के मजरा परसा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है। और एक लड़की की मृत्यु ग्राम लोनहरा कछौना के पास एक गांव है जहां पेड़ गिरने से हो गई है। तो कुल मिला के 5 मृत्यु की खबरें हैं और सभी जगह राजस्व की टीम पहुंच रही है और उनके प्रति शासन की ओर से हम सभी लोग संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की अपेक्षा के अनुसार उन परिवारों को अनुमन्य सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। ईद उल फित्र का त्योहार कल कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाया जाएगा। कोविड महामारी के बीच मनाए जाने वाले इस त्योहार में कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए सभी धर्मगुरुओं ने अपील की है। साथ ही लोगों से कहा है कि वो इस महामारी में खरीदारी न करके अपने ऊपर खर्च होने वाले पैसे को गरीबों में दान करें। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि 30 रोजों के बाद अल्लाह ने हम लोगों को शबाब की बड़ी नेमत अता की है। हम लोगों का फर्ज है कि एक दूसरे के इस मौके पर मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद को मनाएं और एक दूसरे को बधाई देने के लिए गले न मिलें, क्योंकि हमें इस महामारी को मुल्क से समाप्त करना है। अपने इस अजीमुशान मुल्क में ईद उल फित्र का त्यौहार 14 मई को इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। ये मौका अल्लाह ताला की तरफ से उन रोज़ेदारों को इनाम के तौर पर अता किया जाता है जिन्होंने कि रमज़ान भर अल्लाह की इबादत की, रोज़े रखे, तरावियों का अहतमाम किया, कुरान मजीद की तिलावत की, गरीब गुरबा और लोगों की मदद और इमदाद की। लिहाजा मैं तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए सबसे यही अपील करता हूं कि जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है उसके मद्देनजर सब लोग अपने घरों ही में रहें, घर पर रहकर ही ईद मनाएं और मसाजिद में सिर्फ वही 5 लोग नमाज ईद उल फित्र की अदा करें जो मस्जिदों में रहते हैं। बकिया लोग अपने घरों में रहते ही हुए ईद उल फित्र की नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी का खात्मा हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कर दे। कहीं पर भी कतई तौर पर भी भीड़ जमा न करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए से ही
मुबारकबाद पेश की जाए। रामनगरी अयोध्या में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि ईद अपने घर पर ही मनाएं। उन्होंने लोगों से अपेक्षा की है कि ईद की नमाज घर पर ही पढ़ें। मस्जिदों में मौलाना व कुछ चंद लोग ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वे गाइडलाइन की पालन करते हुए ईद सादगी से मनाएं। नमाज में ये दुआ करें कि इस मुल्क को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति मिल सके। जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल रमज़ान और ईद इसी कोरोना काल में मनाई थी, इस साल भी वही कोरोना है और आप लोगों ने रमज़ान 5-5 मस्जिदों में नमाज पढ़ के सरकारी गाइडलाइन का पालन किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद को भी आप लोग उसी तरह मनाएं, 5-5 आदमी करके मस्जिद में नमाज पढ़ें। कोशिश ये करें कि घरों पे इबादत करें। कोशिश ये करें कि अपने रिश्तेदारों में, दोस्त यारों में इस साल ईद मिल ना जाए। जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने घरों में रहें, जो मैसर आए उस एतबार से हम ईद उल फितर मनाने की कोशिश करें। जहाँ मैसर आए हम नमाज पढ़ें। ईदगाह में नहीं जा सकते, मस्जिदें हैं, मस्जिदों में कम लोग, मुख्तसर लोगों के साथ में हम ईद उल फितर की नमाज अदा करें। बाकी लोग अपने घरों में रह करके इबादत करें। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिस तरह से कोविड-19 के तहत ये महामारी और बीमारी पूरे देश में फैला हुआ है, इसको देखते हुए जो प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, बड़ी जिम्मेदारी से उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में सादगी से ईद मनाएं, अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा करें और बाद नमाज अल्लाह से दुआ करें कि आज हमारा देश जो इस महामारियों से जूझ रहा है, इससे निजात मिले। वाराणसी की पुलिस लाइन में डायल 112 की गाड़ियों की नई खेप पुलिस को सौंपी गई। पिछले कोरोना काल में 112 की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वाराणसी कमिश्नरेट को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने विशेष अनुरोध किया था, यहाँ के रिस्पांस टाइम के सुधार के लिए ये पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स यानी कि यूपी 112 की हमने एक्स्ट्रा गाड़ियों की मांग की थी, जो उन्होंने हमें प्रदत्त की हैं। कुल हमें आज जो यहाँ पे हमने लॉन्च किया है 7 हमारी 4 व्हीलर्स हैं और 5 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, जो वाराणसी कमिश्नरेट के 16 थानों में से विभिन्न थानों को दी जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो यूपी 112 पे लोग कॉल करते हैं मदद के लिए, तो जो हमारा रिस्पांस है वो और अधिक तेज़ होगा, जल्दी से हमारी गाड़ियाँ मौके पे पहुँचेंगी। अपराध नियंत्रण पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ साथ लोगों को राहत देने के कार्य में भी इसकी काफ़ी अच्छी हमारी मदद मिलेगी। कल रात में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई थी। वो क्रम आज भी जारी है। उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। शाम को लखनऊ में मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। बारिश की हल्की फुहारों ने लगातार तपती गर्मी से लोगों को राहत दी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।